वेलकम टू ऑल। स्वागत है आपका धर्माराम फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर। और मैं आ गया हूँ एक बेहतरीन लेक्चर लेके आपके सामने। लेक्चर नंबर 4 होने वाला है ये आवेश एवं क्षेत्र का। विद्युत आवेश एवं क्षेत्र का जो लेक्चर नंबर 4 है, इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं प्यारे बच्चों? इसमें हम सवर्ण पत्र विद्युत दर्शी पढ़ने वाले हैं। इससे पहले मैं थोड़े समय के अंदर आपकी पीछे की जो 2-3 क्लासेस हैं उनमें से पिछली क्लास का एक बार रिवाइज करवा देता हूँ, ताकि आपको आसानी से चीज़ें सारी की सारी रिकॉल हो जाए। जब जितना ज़्यादा आप रिविजन करोगे उतना ही ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलने वाला है, ठीक है ना? आई थिंक आप लगातार मेहनत कर रहे होंगे, प्रॉपर नोट्स बना रहे होंगे जो मैं पढ़ा रहा हूँ, और लगातार अभी से प्रयास करना स्टार्ट कर दीजिए, तभी आपको 100 आउट ऑफ 100 आने वाले हैं, ठीक है ना? इसलिए बिना आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट किए कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट को पढ़ना में स्टार्ट करता हूँ आज का सेशन। सबसे पहले हमने कल क्या पढ़ा था? कल हमने पढ़ा था किसी वस्तु को आवेशित करने की विधियाँ। तो किसी वस्तु को आवेशित करने की विधियों के अंदर सबसे पहले हमने पढ़ा था घर्षण द्वारा आवेशन, दूसरी विधि थी चालन द्वारा, और तीसरी थी प्रेरण द्वारा, ठीक है? तीनों विधियों के अंदर जो घर्षण या रगड़ करता, उसको हमने दो वस्तुओं को रगड़ने पर किस प्रकार आवेशन होता है और किस प्रकार इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है वो पढ़ा था। दूसरा था चालन द्वारा। चालन द्वारा में हमने क्या पढ़ा था? चालन द्वारा एक आवेशित वस्तु थी, उसको अनावेशित वस्तु के संपर्क में लेकर आए थे। जैसे ही आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु के संपर्क में लेकर आए थे तो दोनों की दोनों वस्तुएं आवेशित हो गई थी। तीसरी हमने पढ़ा था प्रेरण द्वारा आवेशन। प्रेरण द्वारा आवेशन में क्या था? प्रेरण द्वारा आवेशन में जब एक अनावेशित वस्तु थी, एक आवेशित वस्तु थी, आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु के संपर्क में नहीं लेकर आए बल्कि निकट लेकर आए, जिसके इनके पास वाली सतह पर विपरीत आवेश आ गया और जो दूर वाली सतह थी उन पर समान आवेश आ गया, उसे प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं। बाकी मैंने आपको डिटेल के अंदर सब कुछ समझाया था। अब आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं सवर्ण पत्र विद्युतदर्शी और आवेशों की गुणधर्म। तो सबसे पहले पढ़ते हैं सवर्ण पत्र विद्युतदर्शी होता क्या है। प्यारे बच्चों, सवर्ण पत्र जो विद्युतदर्शी है, यह एक ऐसा उपकरण होता है जिसके माध्यम से हम किसी वस्तु को ज्ञात कर सकते हैं कि यह आवेशित है अथवा नहीं है। जो मुख्यतः इसका प्रयोग है वह वस्तु को आवेशित अथवा आवेशित नहीं है ये ज्ञात करने के लिए ही सवर्ण पत्र विद्युतदर्शी बनाया जाता है। इसमें क्या प्रोसेस होता है और किस प्रकार हमें ज्ञात होता है कि वस्तु आवेशित है या नहीं है? तो इनमें एक कांच की बोतल होती है, ठीक है ना? और कांच की बोतल के अंदर एक, जैसे कॉपर का मैंने वायर ले लिया, एक धात्विक छड़ लगी होती है, ठीक है ना? अब धात्विक छड़ के आगे दो स्वर्ण पत्तियां लगी होती है। अब क्या होता है कि स्वर्ण पत्तियां लगी होती हैं और ऊपर से जब आप कोई आवेशित वस्तु इसके संपर्क में लेकर आते हो ना, तो क्या होता है कि जो नीचे की दो पत्तियां लगी होती है, स्वर्ण पत्तियां, वो समान आवेश के कारण थोड़ी सी दूर हट जाती हैं। जैसे ही समान आवेश के कारण वो दूर हटती हैं तो हमें पता चल जाता है कि वस्तु आवेशित है। इसका आप प्रयोग कर सकते हो, घर में भी कर सकते हो। मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट करके भी दिखा दूंगा, ठीक है ना? शॉर्ट वीडियो अपलोड कर दूंगा, ठीक है? आपको बढ़िया से समझ में आ जाएगा। चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। कुछ सबसे पहले लिखो नोट्स। वह उपकरण जिसके द्वारा यह ज्ञात किया जा सकता है, ज्ञात किया जा सकता है कि वस्तु आवेशित है अथवा नहीं, और यदि आवेशित है तो आवेश की प्रकृति
क्या है। ठीक है, अब मैं आपको एक चित्र बनाकर दिखाता हूँ। सबसे पहले मैंने क्या किया, एक कांच की बोतल ली, ठीक है ना, ये कांच की बोतल ले ली। ये कांच की बोतल ली है, यहाँ पर एक मैंने रबर का कोर्क लगा दिया। रबर का कोर्क क्यों लगाया, इसीलिए लगा दिया ताकि है आवेश है वो जो धात्विक छड़ लेने वाला हो ना, ये जैसे धात्विक छड़ है मेरे पास, ये तो धात्विक छड़ है, आवेश इसी में रहे, इसके लिए हम यहाँ पर एक छोटा सा रबड़ का कोर्क लगा देंगे। ठीक है ना, यहाँ पर जो ये धात्विक छड़ है, धात्विक छड़, ये आप कॉपर की ले सकते हो। यहाँ पर मैंने दो सरल पत्तियां लगा दी, ठीक है ना, सरल पत्तियां लगा दी। ये क्या है, सरल पत्र, पत्र। ये क्या है, कांच की बोतल। इसके जो ऊपर है क्या लगा होती है, ये लगी होती है धात्विक प्लेट। ये क्या है, तो ये है धात्विक प्लेट। धात्विक प्लेट। अब क्या होता है इसके अंदर, जब हम कोई आवेशित छड़ इसके संपर्क में लेकर आते हैं ना, तो क्या होता है कि ये जो सरल पत्थर है वह दूर दूर हट जाता है समान आवेश के कारण। ठीक है, समान आवेश के कारण क्या हो जाता है, यह दूर दूर हट जाता है। ठीक है ना, यहां से मैं कुछ थोड़ा सा सही कर देता हूं। अब लिखो आप, चित्रानुसार चित्रानुसार जब आवेशित वस्तु को विद्युत दर्शी के संपर्क में लाते हैं तो समान आवेश के कारण सवर्ण पत्र कुछ दूरी पर हट जाते हैं। ठीक है, आई थिंक इतनी चीजें आपको क्लियर हुई होगी कि सौरण पत्र विद्युतदर्शी एक ऐसा उपकरण है, ये कैसा उपकरण है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, ये क्या यूज होता है। ठीक है ना, तो सौरण पत्र विद्युतदर्शी है, किसी वस्तु पर आवेश है अथवा आवेशित वस्तु नहीं है, यह ज्ञात करने के लिए सौरण पत्र विद्युतदर्शी का प्रयोग किया जाता है। दूसरा, उस आवेश की प्रकृति क्या है वह है, तो अब आप ये लिखो, आप आवेश की प्रकृति ज्ञात करना। तो आवेश की प्रकृति ज्ञात करने के लिए हमने क्या किया, सबसे पहले मान लिया कि ये जो सौरण पत्र है वह धनावेशित है। ठीक है,
तो एक बार मैं बना देता हूँ, यहाँ पर एक चित्र बना देता हूँ। मान लिया प्रारंभ के अंदर ये जो सवर्ण पत्र है वह धनावेशित है, ठीक है ना। केस फर्स्ट लिखो, माना प्रारंभ में सवर्ण पत्र धनावेशित है, ठीक है। अब दूसरे केस के अंदर क्या करने वाला हूं, जो धनावेशित ये जो सवर्ण पत्र है इसी के समीप मैं एक धनावेशित छड़ लेकर आता हूं, जिसके संपर्क में मैं एक धनावेशित छड़ लेकर आया। जैसे ही धनावेशित छड़ लेकर आया तो जो ये सवर्ण पत्र है वह दूर दूर हट जाएगा। सवर्ण पत्र विद्युत दर्शी के संपर्क में धनावेशित छड़ लाने पर पत्तियां दूर दूर हो जाती है, ठीक है। ये केस सेकंड। अब सवर्ण पत्र तो मैंने धनावेशित मान रखा है, लेकिन जो छड़ है वह ऋणावेशित समीप लाकर देखते हैं तो क्या होता है। ये अब इस सवर्ण पत्र है इसके समीप या इसके संपर्क में मैं ऋणावेशित जो छड़ है वह लेकर आता हूँ। जैसे इसके संपर्क में ऋणावेशित छड़ लेकर आया तो ये जो सवर्ण पत्तियां हैं वह जो पहले दूर दूर थे ना समान आवेश के कारण, वही अब विपरीत आवेश के कारण क्या हो जाएगी, समीप समीप आ जाएगी। तो अब देखो मैं समीप समीप बनाकर दिखाता हूँ। ये ऐसे थी, जैसे ही मैंने ऋणावेशित वस्तु लेकर आया तो ये ऐसे पास पास हो जाएगी, ठीक है ना। केस थर्ड, जब सवर्ण पत्र विद्युत दर्शी के संपर्क में ऋणावेशित छड़ लाने पर पत्तियां पास पास आएगी, ठीक है ना। आई थिंक आपको सवर्ण पत्र विद्युत दर्शी है वह कंप्लीट समझ में आ गया होगा। इसमें क्या होता है, ये किस प्रकार वर्क करता है, किस प्रकार कोई वस्तु आवेशित है या नहीं, हमें कैसे पता चलता है, यह सब आपको क्लियर हो गया होगा। इसी का जो प्रैक्टिकल है वो आज ही आपको मैं शॉर्ट फॉर्म में जो शॉर्ट वीडियो होता है उसके रूप में
अपलोड कर दूंगा, आप देख लेना किस प्रकार सवर्ण पत्र विद्युतदर्शी वर्क करता है। एक बार फिर से रिवाइज करवा दूं, सवर्ण पत्र विद्युतदर्शी एक ऐसा उपकरण है जिसके द्वारा यह ज्ञात किया जा सकता है कि वस्तु आवेशित है अथवा नहीं। यदि आवेशित है तो उसकी प्रकृति कैसी है, ठीक है। इसके लिए हम जो प्रयोग करते हैं कांच की बोतल वाला, वो मैंने आपको बता दिया। प्यारे बच्चों, अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? अब हम पढ़ने वाले हैं आवेश के गुणधर्म, ठीक है ना। आवेश के क्या क्या गुणधर्म है? जैसे जो आवेश का पहला गुणधर्म होता है योज्यता का नियम, दूसरा जो गुणधर्म होता है गति से स्वतंत्रता, तीसरा जो गुणधर्म होता है वह होता है आवेश संरक्षण का नियम, और जो चौथा गुणधर्म होता है आवेश का क्वांटीकरण, ठीक है। ये चार आवेश के गुणधर्म होते हैं, इन्हें डिटेल में पढ़ने वाले हैं। हेडिंग डालो आप, आवेश के गुणधर्म। आवेश के गुणधर्म। आवेश के गुणधर्मों में एक नंबर आता है आपका योज्यता का नियम। दूसरा आवेशों के गुणधर्म में क्या अंश आता है? वह आता है आवेश संरक्षण का नियम, सॉरी गति से स्वतंत्रता। वस्तु की गति से स्वतंत्रता, गति से स्वतंत्रता। जो तीसरा आवेश का गुणधर्म है वह है आवेश संरक्षण का नियम। आवेश संरक्षण का नियम। और चौथा जो आवेश का गुणधर्म है वह है आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण। प्यारे बच्चों, पिछले जो लेक्चर्स थे 3, उसमें मैंने विद्युत आवेश एवं क्षेत्र उसका जो बेसिक था वह कंप्लीट करवाया। अब यहां से जो चीजें स्टार्ट हो रही है वह आपकी महत्वपूर्ण चीजें जो एग्जाम में आने वाली है वो स्टार्ट हो रही है। इसीलिए यहां से आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि जहां से एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण आ रहे हैं उन्हें मैं आपको बताते रह चलाऊंगा। बाकी आपका सिलेबस है वो कंप्लीट पढ़ाने वाला हूं मैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि यहाँ से जो चैप्टर स्टार्ट हो रहा है ना, यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट चीजें स्टार्ट हो गई। जैसे मैं अभी इनकी बताऊंगा ना, आवेश संरक्षण का नियम, आवेश का क्वांटीकरण नियम, ये आपके छोटे क्वेश्चंस के अंदर आएगा। बड़े क्वेश्चंस के अंदर क्या होंगी? बड़े क्वेश्चन में एक डेरिवेशन आ जाएगी, जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे आगे वह आ जाएगी। इसलिए यहाँ से आप कमर कसकर और एकदम रेडी हो जाइए पढ़ने के लिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। अब जो चैप्टर स्टार्ट हो रहा ना, पिछले लेक्चर्स के अंदर मैंने आपको उस चैप्टर का बेसिक बताया कि आवेश होता क्या है, पढ़ना वो भी होता है, लेकिन यहाँ से और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, ठीक है ना। कूलॉम का नियम ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हेडिंग डालो, आवेशों के गुणधर्म में योज्यता का नियम।
योज्यता का नियम। अब योज्यता का नियम क्या होता है? योज्यता का नियम होता है किसी वस्तु पर जो कुल आवेश होते हैं ना, या नेट आवेश आप बता सकते हो उन्हें, तो वह उसमें जितने उस वस्तु पर जितने भी आवेश है ना, उस वस्तु के अंदर जितने भी आवेश है उन सबको सीधा सीधा योग कर दो। वही होता है आवेश की योज्यता का नियम। समझ में आया? जैसे मैंने कोई भी वस्तु बना ली है, ये वस्तु है, इस पर 2 कूलम आवेश, -2 कूलम आवेश है, ठीक है। यहाँ पर प्लस का 5 कूलम आवेश है, यहाँ पर प्लस का 7 कूलम आवेश है, यहाँ पर माइनस का 5 कूलम आवेश है। अब क्यू नेट निकालोगे ना आप, क्यू नेट या क्यू कुल आवेश, तो क्यू कुल आवेश क्या होता है? योज्यता के नियम में ये होता है कि जितने भी आवेश है उनका बीजीय योग कर दो, यानी कि सीधा सीधा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, कितने आवेश है? 4 है ना, तो चारों को चारों सीधा जोड़ दो। जैसे -2 कूलम प्लस का 5 कूलम प्लस का 7 और माइनस का 5, सीधा सीधा जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 5 5, और ये हो गया +5, तो कुल आवेश कितना हो जाएगा? 5 कूलम, ठीक है ना। तो योज्यता के नियम में क्या है? किसी वस्तु पर नेट अथवा कुल आवेश उस वस्तु में उपस्थित सभी आवेशों के बीजीय योग के बराबर होता है। समझ में आ गया होगा। मैंने कोई भी वस्तु, कैसी भी वस्तु हो, उसमें जो नेट आवेश निकालोगे तो उसमें उपस्थित जितने भी आवेश है, उस वस्तु में उपस्थित जितने भी आवेश है उनका सीधा सीधा योग कर दो आप। वही होता है आवेशों के योज्यता का नियम। अब परिभाषा आपके समझ में आ गई है, अब आप थ्योरी लिख लो, ठीक है ना। किसी वस्तु पर नेट अथवा कुल आवेश उस वस्तु पर उपस्थित सभी आवेशों का बीजीय योग होता है, ठीक है। किसी वस्तु पर नेट अथवा जो कुल आवेश है वह उस वस्तु में उपस्थित सभी आवेशों का बीजीय योग होता है। एक एग्जांपल और लिख लो आप। जैसे मेरे पास ये कोई वस्तु है, इस पे जैसे प्लस का 3 कूलम आवेश है, प्लस का 2 कूलम आवेश है, माइनस का 5 कूलम आवेश है, प्लस का 6 कूलम आवेश है। तो क्यू नेट आवेश कितना हो जाएगा? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 डॉट 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 Q1। ये होता है योज्यता के नियम में जो नेट आवेश का फॉर्मूला आता है वह है। तो Q कुल आवेश निकालोगे तो कितना हो जाएगा? प्लस का 3 कूलम प्लस का 6 कूलम, 2 कूलम और माइनस का 5 कूलम, ठीक है। 3 6 कितना आ जाएगा? 6 3 9, 9 2 11, 11 में से 5 आएगा, कितना बचेगा? 6 बचेगा, ठीक है ना। तो क्यू कुल आवेश कितना हो जाएगा? 6 कूलम, ठीक है। ये आपके आवेश में जो योज्यता का नियम है वह कंप्लीट हो गया। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? वस्तु की गति से स्वतंत्रता। वस्तु की गति से स्वतंत्रता, हेडिंग डालो। वस्तु की
गति से स्वतंत्रता। वस्तु की गति से स्वतंत्रता का जो रूल है वो कैसे, कोई भी वस्तु विराम में है अथवा गतिशील है, उस वस्तु पर जो आवेश है ना वह बराबर रहने वाला, उस पर आवेश नहीं चेंज होने वाला। इसका एग्जाम्पल क्या दूं मैं, जैसे मेरे पास ये मार्कर है, अभी ये विराम में है, मान लिया मैंने उस पर 2 कूलम या 5 कूलम आवेश है, जैसे ही मैं इसे फेंकूंगा ना, फेंकने वाला नहीं हूँ, जैसे ही फेंकूंगा ये देखो गति कर रहा है, या फिर कितनी भी स्पीड से फेंकूंगा ना, फिर भी उस पर आवेश 5 कूलम है तो 5 कूलम में रहेगा। जैसे विराम में 5 कूलम है तो जिसे इसे फेंकोगे या फिर ये गति में होगा तब भी 5 कूलम आवेश ही रहने वाला है। कहने का मतलब यही है कि वस्तु की गति से वस्तु के आवेश में कोई बदलाव नहीं होने वाला है, वस्तु विराम में हो अथवा गतिशील हो उस पर आवेश समान रहने वाला है। ठीक है ना, समझ में आ रही होगी चीजें, तो लिखो वस्तु विराम में हो अथवा गतिशील हो, उस पर आवेश समान रहेगा। ठीक है ना, क्यों विराम बराबर क्यों गतिशील। वस्तु की गति से स्वतंत्रता भी आपको समझ में आ गया होगा कि वस्तु विराम में हो अथवा गतिशील हो उस पर जो आवेश है वह समान रहने वाला है। एग्जाम्पल मैंने बता दिया, वैसे ही ये मार्कर है, अभी इस पर 5 कूलम आवेश है, इसे कितने भी वेग से फेंक दो तभी इस पर 5 कूलम ही आवेश रहने वाला है। ठीक है ना, अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, हमने 2 चीजें पढ़ ली, एक आवेश का योज्यता का नियम पढ़ लिया, दूसरा वस्तु की गति से जो स्वतंत्रता है वह भी पढ़ लिया। ठीक है ना, अब तीसरे नंबर पर क्या पढ़ने वाले हैं, तीसरे नंबर पर हम पढ़ने वाले हैं आवेश संरक्षण का नियम। आवेश संरक्षण का नियम क्या है कि वस्तु को न तो, जैसे वस्तु पर जो आवेश है ना वह वैसा ही रहने वाला है, न तो आवेश को अपनी तरफ से निर्माण किया जा सकता है, न ही आवेश को नष्ट किया जा सकता है। हाँ, एक वस्तु से आप दूसरी वस्तु में आवेश को स्थानांतरित जरूर कर सकते हो, इसे कहते हैं आवेश संरक्षण का नियम। समझ में आ गया होगा, लिखो इस रीडिंग, आवेश संरक्षण का नियम। आवेश का निर्माण अथवा विनाश संभव नहीं है। आवेश को एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित नाम से लिखा मैंने, एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरण है, संभव है।
ठीक है ना। आवेश संरक्षण का नियम क्या है? वस्तु पर आवेश का निर्माण अथवा जो विनाश है वह संभव नहीं है। हाँ, आवेश को एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। ठीक है ना। अब 4 नंबर पर क्या पढ़ने वाले हो? आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण क्या रूल होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन आता है, छोटा क्वेश्चन आएगा। ठीक है ना। इसीलिए ये जो परिभाषा बता रहा हूं ना, उनको ध्यान से समझना, आपको याद करना है। ठीक है ना। तो कुछ न्यूमेरिकल भी करवाऊंगा छोटे छोटे आपका, इस जो आवेश का क्वांटीकरण नियम है ना उस पर। आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का जो क्वांटीकरण नियम होता है वह क्या होता है? जब आवेश को एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरण करते हो तो वह 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का पूर्ण गुणज होता है। ठीक है ना। समझ में आया होगा कि आवेश का क्वांटीकरण नियम क्या होता है? जब एक वस्तु से दूसरी वस्तु में आवेश का स्थानांतरण होता है तो वह 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का पूर्ण गुणज होता है। जब एक वस्तु से दूसरी वस्तु में आवेश का स्थानांतरण होता है तो वह 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का पूर्ण गुणज होता है। ठीक है ना। इसका फॉर्मूला क्या होता है? Q बराबर एन टी, यहाँ पर होता है प्लस माइनस। ठीक है ना। याद रखना, मोस्ट इम्पोर्टेंट हो, जबरदस्त फॉर्मूला है। यहाँ पर एन क्या है? एन है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वह एन। ई क्या है? एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता कितना है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है ना। प्लस और माइनस दोनों होते हैं। प्लस कब साइन आता है? प्लस आता है जब वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलती है, तभी तो वस्तु धनावेशित होती है। पिछली क्लास में मैंने बताया था, जब जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वह क्या हो जाती है? धनावेशित हो जाती है। और नेगेटिव साइन कब आएगा? जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन आएंगे या जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो वह वस्तु क्या आ जाती है? ऋणावेशित हो जाती है। ठीक है। आवेश का क्वांटीकरण नियम समझ में आया होगा। क्या बताया आवेश के क्वांटीकरण नियम में? जब आवेश एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित होता है तो वह 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का पूर्ण गुणज होता है। ठीक है ना। एक न्यूमेरिकल करवाता हूं इस पर, जिससे आपको चीजें और भी क्लियर होती जाएगी। क्वेश्चन लिखो। वस्तु ए से बी में 50 इलेक्ट्रॉनों का
स्थानांतरण होता है तो ए व बी पर आवेश ज्ञात करो। तो फॉर्मूला क्या बताया मैंने आपको, Q बराबर एन ई, Q बराबर एन ई। एन क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 50 इलेक्ट्रॉन। और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है ना। तो टोटल कितना हो जाएगा आपको, 16.80 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। 0 से 0 हट जाएगा, पॉइंट हटाओगे तो 0 आएगा। 0 50 से एक 0 कैंसिल हो जाएगा, 16.80 इतना कूलम आवेश। अब आपको क्यू ए का पूछा है कि ए पर आवेश कितना हो जाएगा। ए से इलेक्ट्रॉन बी में स्थानांतरित हो रहे हैं, यानी कि ए से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, तो ए हो जाएगी धनावेशित। और बी पर वस्तु बी पर आवेश, बी पर आवेश क्यू बी कितना हो जाएगा, बी पर आवेश हो जाएगा नेगेटिव, केवल साइन चेंज होगा, क्योंकि बी पर वस्तु पर इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। तो माइनस का 80 इंटू 10 की पावर माइनस 19 का। ए से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो वह धनावेशित हो जाएगी, और बी पर वस्तु पर इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं इसलिए वह ऋणावेशित होगी। ठीक है। एक और न्यूमेरिकल करवाता हूं आपको, बहुत बढ़िया क्वेश्चंस होते हैं ये, करोगे तो इंटरेस्ट आने वाला है। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि क्या 3 इंटू या फिर लिखो 5 इंटू 10 की पावर माइनस 19 इलेक्ट्रॉनों का एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरण संभव है या नहीं। बताओ प्यारे बच्चों, क्या 5 इंटू 10 की पावर माइनस 19 इलेक्ट्रॉनों को एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है क्या। मैंने क्या बताया था कि एक वस्तु से दूसरी वस्तु में आवेश का स्थानांतरण होता है, लेकिन वह 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 का पूर्ण गुणज होना चाहिए। क्या ये 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 का पूर्ण गुणज है। इसका पता करने के लिए आप सीधी सी एक बात याद रखो, इसमें भाग लगा दो। 5 इंटू 10 की पावर माइनस 19 में 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 का भाग लगा दो। जब ये पूरा पूरा चला जाए, इसका मतलब है कि ये जो स्थानांतरण आवेशों का संभव है, 5 इंटू 10 की पावर माइनस 19 इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण संभव नहीं है होगा। और स्थानांतरण संभव कब होगा, जब इसका जो भाग है वो पूरा पूरा चला जाएगा। तो इसमें तो साफ साफ दिखाई दे रहा है 10 की पावर माइनस 19 से 10 की पावर माइनस 19 कैंसिल हो जाएगा, और 5 के अंदर 1.6 का भाग पूरा पूरा नहीं जाने वाला है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा नहीं, ऐसा संभव नहीं है। क्योंकि यहीं पर यदि पूर्ण गुणज होता था, जैसे 64 होता ना, आप जैसे एक क्वेश्चन और लिख दो, 6.4 इंटू 10 की पावर माइनस 19 इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण संभव है या नहीं। तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट इसके अंदर 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 का भाग लगाना है। 6.4 इंटू 10 की पावर माइनस 19 में 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 का भाग लगाया, तो आप भी देख सकते हो 10 की पावर माइनस 19 से 10 की पावर माइनस 19 कैंसिल हो जाएगा, और 1664 4 बार पूरा पूरा भाग जा रहा है। इसका मतलब इतने इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण संभव है, संभव
ठीक है, इसमें संभव क्यों नहीं था? क्योंकि ये पूर्ण गुणज था ही नहीं, तो संभव कैसा? आई थिंक आपको सारी की सारी चीजें क्लियर हुई होगी। आपने पूरी क्लास को देखा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी बच्चों, थैंक यू वेरी मच फॉर ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, लगातार चैनल को सपोर्ट करते रहिए। ऐसे ही आपको कंप्लीट फिजिक्स डिटेल के अंदर लिखकर बताने वाला हूँ। थैंक यू।